हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम एमपी सेट 2024 का सॉल्यूशन पार्ट 4 डिस्कस करेंगे। अगर आपने अभी जो फर्स्ट 3 पार्ट है उसको आपने नहीं देखा है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो का फर्स्ट प्रॉब्लम ये है। ये प्रॉब्लम कॉम्बिनेटोरिक्स से रिलेटेड है। इसमें कह रहा है द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड इंडिपेंडेंस विच स्टार्ट फ्रॉम पी इज़ इक्वल टू। तो अगर वर्ड इंडिपेंडेंस देखें तो यहाँ पर एक्चुअली 12 लेटर हैं। इनमें से कुछ लेटर रिपीटेड हैं, जैसे कि एन 3 बार है, 1 2 3, और ई भी रिपीटेड है 4 टाइम्स, डी रिपीटेड है 2 टाइम, और आई पी एंड सी ये रिपीट नहीं किया है, ये 1 टाइम है। अब यहाँ पर जो अरेंजमेंट लाना है वो वैसे अरेंजमेंट लाना है जो पी से स्टार्ट हो रहे हों। तो पी की पोजीशन फिक्स्ड है, तो पी हमारा एक फिक्स्ड हो गया। बाकी रिमेनिंग एलिमेंट बचेंगे 11, और उनमें से एन 3 बार, ई 4 बार और डी 2 बार रिपीट कर रहा है। तो जो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट है वो हो जाएगा फैक्टोरियल 11 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 4, और ये इक्वल हो जाएगा 1,38,600 के। इसलिए ऑप्शन नंबर बी के यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है द नंबर ऑफ डिफरेंट 8 लेटर अरेंजमेंट्स ऑफ द वर्ड डाटर इन विच ऑल वॉवल्स अकर टुगेदर इज इक्वल टू। यहाँ हमें अरेंजमेंट, नंबर ऑफ अरेंजमेंट फाइंड आउट करना है। 8 लेटर्स अरेंजमेंट जहाँ पर वॉवेल्स एक साथ में आए। यहाँ पर वॉवेल्स 3 हैं। इस लेटर डाटर में 3 वॉवेल आए हैं, ए यू एंड ई, और 5 कंसोनेंट हैं। तो ये तीनों जो वॉवेल्स हैं वो एक साथ में आएंगे, यानी कि ए यू ई, ये तीनों को एक एलिमेंट की तरह ट्रीट करना है। मान लीजिए ये अल्फ़ा हो गया, और बाकी हमारे पास 5 कंसोनेंट है, तो टोटल 6 हो गए। और 6 से हम टोटल अरेंजमेंट बना सकते हैं 6 फैक्टोरियल, यानी कि 720। अब ये जो वॉवेल्स हैं ए यू ई को हम, ये 3 वॉवेल्स हैं, और एक साथ ये इनके जो अरेंजमेंट है वो 3 फैक्टोरियल हो सकते हैं, यानी कि 6 इसके अरेंजमेंट हो सकते हैं। ए यू ई को एक साथ हम 6 तरीके से रख सकते हैं। इसलिए जो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट जिसमें ये वॉवेल्स, तीनों वॉवेल्स एक साथ आएंगे, वो 6 इंटू 720, यानी कि 4320 हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कॉम्बिनेटोरिक्स का है। इसमें कह रहा है व्हाट इज़ द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 4 कार्ड्स ऑफ द सेम कलर आउट ऑफ अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि 29900 करेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि ये परम्यूटेशन 9 सिंबल पर, ये साइक्लिक परम्यूटेशन है या ऑड परम्यूटेशन है, इवन परम्यूटेशन है या आइडेंटिटी परम्यूटेशन है। तो हमें मालूम है कि कोई भी परम्यूटेशन या तो इवन परम्यूटेशन होगा या ऑड परम्यूटेशन होगा। यहाँ ये आइडेंटिटी परम्यूटेशन ऑब्वियसली नहीं है, साइक्लिक परम्यूटेशन भी नहीं है, ये इवन होगा या ऑड होगा। तो अगर इस परम्यूटेशन को देखें तो इसे हम लिख सकते हैं 1 2 1 2 में जा रहा है, 2 4 में जा रहा है, 4 5 में, और 5 6 में, 6 अगेन 9 में, और 9 अगेन 1 में, फिर 3
7 में, और 7 3 को मैप कर रहा है, और जो 8 है वो फिक्स्ड है। और इसको हम लिख सकते हैं दिस इज़ इक्वल टू 1 2 2 4 4 5 5 6 6 9 और इंटू 3 7। यहाँ पर 6 ट्रांसपोजिशन आए हैं, यानी कि ये जो परमुटेशन हो जाएगा, इवन परमुटेशन हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान है। इफ़ ए एंड बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सेट where a is not equal to 0 and b equal to 0, then greatest common divisor of a and b, ये obviously a के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। अगर a कोई भी नेचुरल नंबर है और सेकेंड जो एलिमेंट है 0 है, तो इनका जो GCD है वो ए के बराबर ही हो जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ओवर द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स और एनी पॉजिटिव इंटीजर्स m, द नंबर ऑफ कांग्रुएंस क्लास मॉडुलो m इज इक्वल टू। तो किसी भी पॉजिटिव इंटीजर m के लिए जो कांग्रुएंस क्लासेस होंगी वो m के ही बराबर हो जाती हैं, और वो क्लास क्या है 0 1 और 2 अप टू m-1 के करस्पॉन्डिंग जो क्लास रहेगी। इसके बाद जो भी आएंगी वो सब रिपीटेड रहेंगी, तो जो नंबर ऑफ कांग्रुएंस क्लासेस हैं वो एग्जैक्टली m के बराबर हो जाती हैं, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्योरी से है। हाउ मैनी प्राइम नंबर्स आर ऑफ द फॉर्म 8n+5। 8n+5 टाइप की कितनी प्राइम हो सकती हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें 13, ये 8n+5 टाइप की है, क्योंकि हम इसे लिख सकते हैं 8 × 1 + 5। तो ऐसे कितनी प्राइम हो सकती हैं? तो ये ऑब्वियसली ये इन नंबर ऑफ प्राइम सच प्राइम्स इन्फिनिटी होंगी। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। ये इनफैक्ट हमारे पास एक रिज़ल्ट है जिसको डायरचलेट थ्योरम बोलते हैं। डायरचलेट थ्योरम बोलते हैं नंबर थ्योरी में। वो ये कहता है कि अगर ए और बी कोई भी दो पॉजिटिव इंटीज़र हों जो एक दूसरे के को प्राइम है, तो देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्राइम ऑफ द फॉर्म an+b टाइप, यानी कि an+b टाइप की इनफाइनाइटली मैनी प्राइम्स मिल जाएंगी जहाँ पर a और b क्या है को प्राइम है। तो यहाँ पर 8 और 5 क्या है को प्राइम है, तो डायरचलेट ये थ्योरम से आपको इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्राइम्स मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 78 इंटरेस्टिंग है। इसमें कह रहा है 5⁻12 - 3⁻12 ये किससे डिविजिबल होगा? ये भी नंबर थ्योरी का प्रॉब्लम है। देखिए हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 5⁻12 है 5⁻6 पावर 2 - 3⁻6 पावर 2। तो a स्क्वायर - b स्क्वायर टाइप का हो गया, और इसे हम लिख सकते हैं 5⁻6 - 3⁻6 प्लस 5⁻6 प्लस 3⁻6। अगेन इस फैक्टर को हम ब्रेक कर सकते हैं, इसे हम फिर से लिख सकते हैं 5⁻3 -3⁻3 और इंटू 5⁻3 प्लस 3⁻3 इंटू 5⁻6 प्लस 3⁻6। और ये क्या है 5³ यानी कि 125 माइनस 27, 3³ यानी कि 27 इंटू 2 फैक्टर, ये दो ब्रैकेट में दिए हैं वो नंबर्स, और 125 माइनस 27 ये 98 हो जाएगा। तो 98 इंटू 2 नंबर, और 98 को हम क्या लिख सकते हैं 13 इंटू 7 और इंटू 2 इंटीजर्स। तो यहाँ पर ये जो नंबर होगा 5⁻3
12 माइनस 3 टू द पावर 12 ये 13 से भी डिवाइड होगा और 7 से भी डिवाइड होगा। तो 7 यहाँ पर नहीं है, 13 यहाँ पर ऑप्शन है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर यूनिक ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 3 से डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है, 12 से डिविजिबल है कि नहीं, ये हम कंक्लूड नहीं कर सकते विदाउट एग्जैक्टली उसको कैलकुलेट किए हुए, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि ये 13 से और 7 से डिविजिबल हो जाएगा ये नंबर, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है द प्रिमिटिव रूट ऑफ 2 टू द पावर 2 इज़ व्हाट। प्रिमिटिव रूट किसको बोलते हैं? अगर हमारे पास कोई पॉजिटिव इंटीजर n दिया है तो हम बोलेंगे कि कोई नंबर a प्रिमिटिव रूट है n का, अगर a का जो ऑर्डर है या a टू द पावर 5n ये क्या हो जाए, कांग्रुएंट टू 1 मॉडुलो n हो जाए, यानी कि a का ऑर्डर एग्जैक्टली 5n के बराबर हो जाए एंड a की पावर k नॉट कांग्रुएंट टू 1 मॉडुलो n फॉर ऑल k लेस दैन 5n। 5n से छोटे k के लिए ऑब्वियसली यहाँ पर k को हम ग्रेटर दैन 1 ले रहे हैं, यानी कि जब 5n से स्मॉलर है k तो a की पावर k कभी भी 1 के कांग्रुएंट नहीं है, लेकिन जब k की वैल्यू 5n के बराबर हो जा रही है तब a टू द पावर 5n ये कांग्रुएंट टू 1 हो जाता है, यानी कि जो a है, a का जो ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ a ये किसके बराबर है, 5n के बराबर है, 5n के बराबर है। अगर ऐसा है तो a को हम बोलेंगे प्रिमिटिव रूट ऑफ n। तो यहाँ पर 2 की पावर 2 दिया है, यानी कि 4 दिया हुआ है, और 5 4 इक्वल टू 2 होता है। 4 के को प्राइम दो ही नंबर है 1 एंड 3, इसलिए 5 4 की वैल्यू 2 हो जाएगी। 5 मीन्स आइलर 5 फंक्शन। और यहाँ पर अगर हम देखें 3 ये कांग्रुएंट 1 के नहीं है, मॉडुलो 4 यानी कि 2 की पावर 2, बट 3 स्क्वायर जो कि 9 के बराबर है ये कांग्रुएंट 1 है मॉडुलो 4, इसलिए ये क्या हो गया 3 टू द पावर 5 4 कांग्रुएंट 5 4 की वैल्यू 2 है, तो इसे हम 3 की पावर 5 4 कांग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, इसलिए ये जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो करेक्ट हो जाएगा कि जो 3 है वो यूनिक है और ये प्रिमिटिव रूट है 2 स्क्वायर का। अगर हम देखें 2 के लिए तो 2 स्क्वायर यानी 2 टू द पावर 5 4 अगर करेंगे 5 4 करेंगे तो ये आ जाएगा 2 की पावर 2, ये कांग्रुएंट टू 1 नहीं है मॉडुलो 4 के रिस्पेक्ट में, इसलिए 2 प्रिमिटिव रूट नहीं है, सिर्फ 3 ही प्रिमिटिव रूट है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 80 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होना चाहिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब हम टोपोलॉजी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। टोपोलॉजी के यहाँ पर 5 क्वेश्चन इस पेपर में पूछे गए थे। फर्स्ट क्वेश्चन को हम देखें, यहाँ पर x इक्वल टू ABCD 4 एलिमेंट सेट दिया हुआ है और यहाँ पर एक टोपोलॉजी डिफाइंड है। उसके लिए कह रहा है कि कौन सा इन ऑप्शन में कौन सा एक्चुअली एक बेसिस रिप्रेजेंट करता है इस टोपोलॉजी के लिए। सब कलेक्शन को हम बोलेंगे बेसिस, अगर उसके आर्बिट्रेरी यूनियन से हम सारे ओपन सेट को जनरेट कर सकें। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो जो टोपोलॉजी में ये 2 सिंगल्टन एलिमेंट हैं, ए सिंगल्टन ए और सिंगल्टन बी, ये दोनों ओपन सेट है, तो बेसिस में एटलीस्ट ये दोनों तो आने ही चाहिए। तो सिंगल्टन ए सिंगल्टन बी इसमें नहीं है, इसलिए बेसिस नहीं हो सकती है। और ऐसे ही ऑप्शन सी भी नहीं हो सकता है, तो ए और बी तो ऐसे ही डिस्कार्ड हो जाएंगे।
लेकिन अगर हम देखें तो ऑप्शन डी में सिंगल्टन ए सिंगल्टन बी तो दोनों है, तो आर्बिट्रेरी यूनियन करने में सिंगल्टन ए आ जाएगा, सिंगल्टन बी आ जाएगा, ए बी भी आ जाएगा, लेकिन सी डी कैसे जनरेट होगा? सी डी यहाँ पर जनरेट नहीं हो पाएगा, इसलिए ये भी बेसिस नहीं होगा। बेसिस क्या होगा? उसमें सिंगल्टन ए होना चाहिए, सिंगल्टन बी होना चाहिए और ये 2 एलिमेंट सेट सी डी होना चाहिए, तभी इनका हम आर्बिट्रेरी यूनियन करके इस टोपोलॉजी के सारे ओपन सेट जनरेट कर सकते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स टाउ या एक्स टी इज सेड टू बी T1 space if for every pair of distinct point x and y of x there exist neighborhoods n and m of x and y respectively such that which of the following is true। तो ये जस्ट एक्चुअली T1 स्पेस की डेफिनीशन है। तो अगर आप बेसिक टोपोलॉजी जनरल 2-4 लेक्चर भी जानते हैं तो T1 स्पेस की जो डेफिनीशन है सिर्फ उस पर बेस्ड है, इसमें कोई भी एनालिसिस की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चन टोपोलॉजी के आसान होते हैं अगर डेफिनीशन आपको मालूम है, बेहतर तरीके से आपकी अंडरस्टैंडिंग है। यहाँ पर T1 स्पेस क्या होता है कि कोई भी हम स्पेस को T1 स्पेस बोलेंगे, ये x है हमारा टोपोलॉजिकल स्पेस, हम इसको T1 स्पेस बोलेंगे कि अगर कोई भी दो पॉइंट लें x और y, कोई भी दो पॉइंट लें x और y जो कि इक्वल नहीं है, ये x है और ये y है, तो हमें क्या मिलना चाहिए? दो ओपन सेट मिलना चाहिए, नेबरहुड मिलना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि ये डिसजॉइंट हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। एक x का नेबरहुड मिलना चाहिए जिसको हमने इस क्वेश्चन में नाम दिया है देयर एग्जिस्ट नेबरहुड n ऑफ x, तो ये x का नेबरहुड है और ये m y का नेबरहुड है। और ऐसा नेबरहुड होना चाहिए जो x का नेबरहुड हो वो एलिमेंट y को कंटेन ना करे और जो y का नेबरहुड m है वो x को कंटेन ना करे। और दूसरे पॉइंट कॉमन हो सकते हैं लेकिन इन पर्टिकुलर ये दो पॉइंट x y के नेबरहुड में ना हो और y x के नेबरहुड में ना हो, ऐसे दो नेबरहुड को हमें फाइंड आउट करना है। तो n x का नेबरहुड था तो ये y को कंटेन ना करे और m y का नेबरहुड था इसलिए ये x को कंटेन नहीं करना चाहिए। यही डेफिनीशन है। फॉर एवरी पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट x एंड y, दो नेबरहुड n और m x y का मिलना चाहिए, जिसमें ऐसे होना चाहिए कि m x को कंटेन ना करे। ये नेबरहुड है किसका? y का है लेकिन x को कंटेन नहीं कर रहा है। और ऐसे ही n नेबरहुड है x का लेकिन ये y को कंटेन नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर फर्स्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन ये डेफिनीशन से रिलेटेड है। यहाँ पर रेगुलर स्पेस की डेफिनेशन पर बेस्ड है। ए टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स टी इज सेड टू बी रेगुलर स्पेस इफ़ एंड ओनली इफ फॉर एवरी टी क्लोज्ड सेट एफ, एफ कोई भी क्लोज सेट हो और पी कोई भी पॉइंट हो जो इस क्लोज्ड सेट में ना हो, देयर एग्जिस्ट ओपन सेट जी एंड एफ सच दैट जी कंटेन करे क्लोज सेट को और H कंटेन करे इस पॉइंट को, और ये दोनों ओपन सेट G और H ये दोनों क्या हो? डिसजॉइंट हो। यानी कि F कंटेंट हो एक ओपन सेट में G में और P दूसरे ओपन सेट में कंटेंट हो और ये दोनों ओपन सेट का इंटरसेक्शन एम्प्टी होना चाहिए। यानी कि पॉइंट और एक क्लोज्ड सेट को हम सेपरेट कर सकें बाय ओपन सेट। अगर ऐसा हो रहा है तो हम उस स्पेस को बोलेंगे रेगुलर स्पेस। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन डेफिनीशन पर बेस्ड है। A topological space xt is said to be completely normal if and only if for any two separated subsets A and B of X there exist open sets G and H such that A contained in G एक ओपन सेट में और जो दूसरा सेट B है दूसरे ओपन सेट में कंटेंट होना चाहिए। यानी कि A कंटेंट इन G, B कंटेंट इन H एंड
इन दोनों ओपन सेट का जो इंटरसेक्शन है ये क्या होना चाहिए, एम्प्टी होना चाहिए। मीन्स कि कम्प्लीटली नॉर्मल वो स्पेस है कि दो सेपरेटेड सेट्स को हम सेपरेट कर पाएँ बाय डिसजॉइंट ओपन सेट्स। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। एक्चुअली नॉर्मल स्पेस का जो कोई भी सब स्पेस लें तो वो ज़रूरी नहीं है कि नॉर्मल स्पेस हो। कम्प्लीटली नॉर्मल स्पेस ऐसा स्पेस होता है जिसका कोई भी सब स्पेस लें वो नॉर्मल हो जाए। ऐसा नॉर्मल स्पेस जिसका हर एक सब स्पेस नॉर्मल हो उसको हम कम्प्लीटली नॉर्मल बोलते हैं। और ये इक्विवेलेंट है कि टू सेपरेटेड सेट्स को हम क्या कर पाएँ, सेपरेट कर पाएँ बाय डिसजॉइंट ओपन सेट्स, और वो इक्विवेलेंट है ऑप्शन नंबर ए के, इसलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। अगेन इस पेपर का लास्ट टोपोलॉजिकल प्रॉब्लम, इसमें कह रहा है कि एक्स टी कोई प्रोडक्ट है, बी द प्रोडक्ट ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेसेस x1 t1 एंड x2 t2, यानी कि एक्स टी प्रोडक्ट स्पेस है इन दो टोपोलॉजी का, x1 t1 और x2 t2 का। देन x इज़ कम्पैक्ट इफ़ एंड ओनली इफ़ x1 एंड x2 बोथ आर कम्पैक्ट। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट होता है कि जो प्रोडक्ट टोपोलॉजी है वो कम्पैक्ट होगी इफ़ एंड ओनली इफ़ ईच एंड एवरी स्पेस इज़ कम्पैक्ट। टेक्नाफ थ्योरम है ये। कोई भी आर्बिट्रेरी कलेक्शन हो, कोई भी आर्बिट्रेरी कलेक्शन हो, अगर हम प्रोडक्ट स्पेस बना रहे हैं तो वो कम्पैक्ट होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ ईच एंड एवरी स्पेस इज़ कम्पैक्ट। हर एक स्पेस कम्पैक्ट होगा तभी उनका प्रोडक्ट कम्पैक्ट हो सकता है। ये नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है। इसलिए प्रोडक्ट टोपोलॉजी यानी प्रोडक्ट स्पेस को कम्पैक्ट होने के लिए x1 और x2 दोनों को कम्पैक्ट होना पड़ेगा, और अगर दोनों कम्पैक्ट है तो प्रोडक्ट स्पेस भी कम्पैक्ट होगा। तो टोपोलॉजिकल स्पेस से इतने आसान क्वेश्चन और कुछ भी नहीं हो सकते हैं। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन थे जो डायरेक्ट रिजल्ट पर बेस्ड थे। कुछ भी नहीं इसमें इमेजिनेशन था, कुछ भी नहीं डिस्ट्रैक्शन था, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन थे। और अगर टोपोलॉजी आती है तो ऐसे क्वेश्चन मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको टाइम नहीं देना पड़ता है और आसानी से क्वेश्चन हो जाते हैं। ये प्लस पॉइंट है, बोनस पॉइंट की तरह रहते हैं अगर आपको टोपोलॉजी और मीट्रिक स्पेस ये आपको प्रॉपर्टीज़ की आती है तो बस इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और भी हम दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। किसी प्रॉब्लम में आपको डाउट लगता है तो कमेंट करें। थैंक यू सो मच।